हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद मैं और मेरी बहन ने कंट्री साइड में ट्रिप पे जाने का डिसाइड किया। हमने एक कंफर्टेबल स्टे के लिए बीएनबी बुक करने का डिसाइड किया। वैसे तो रायली मुझसे सिर्फ कुछ महीने ही बड़ी थी, पर वो हमेशा ऐसा करती थी जैसे मैं उससे छोटा हूँ और मुझे उसका कहना सुनना चाहिए। उसका कंट्रोलिंग नेचर मुझे कभी कभी इरिटेट करता था, पर वो मेरी बहुत केयर करती थी, तो मैं इस बात पे उसे कभी बहस नहीं करती थी। हमने जंगल में एक छोटा केबिन चूज किया। वो जगह चूज करने का असली मकसद ये था कि वो झरने के पास था। हमें लगा वो वेकेशन के लिए एकदम परफेक्ट जगह रहेगी। दिन के समय हम झरने के पास हाइक करने जाते थे और रात में नेचर को एंजॉय करते थे। कॉर्नफील्ड्स में से ड्राइव करते हुए पक्षियों की चहचहाहट से मेरा दिमाग शांत हो गया था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और ठंडी हवाओं को अपने बालों से खेलने दिया। रायली ने म्यूजिक चला दिया और बातें करने लग गए। हम लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एक शब्द में कहूँ तो बहुत मजे कर रहे थे। 2.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम एक मिट्टी भरी सड़क पे पहुँचे जो जंगल के बीचों बीच थी। बड़े और घने पेड़ों से मिली परछाई एक रहस्यमय माहौल बना रही थी। रायली ने आवाज कम की और कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैंने पूछा, क्या? चट्टान से गिरती पानी की आवाज। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। चौराहा देख के मैंने स्पीड बढ़ा ली। जीपीएस के अनुसार हमारी डेस्टिनेशन राइट पे थी। रायली ठीक कह रही थी, बीएनबी शायद यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर था। जब हम फाइनली पहुंचे, केबिन एकदम वेबसाइट जैसा लग रहा था। वो केबिन बड़े पेड़ों के बीच में खड़ा था। एक पगडंडी लेफ्ट से जंगल की तरफ जा रही थी। हम गाड़ी से निकले और ओनर को कॉल किया। ओनर ने बताया कि हम यहाँ अकेले रहेंगे और चाबी मैट के नीचे है। रायली ने दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए। केबिन बहुत आरामदायक और साफ था। किचन के राइट में एक छोटा लिविंग रूम जुड़ा हुआ था। लिविंग रूम के सामने 2 बेडरूम्स थे। एक में से पगडंडी की ट्रेल दिख रही थी और दूसरी तरफ चीड़ के पेड़ का नजारा दिख रहा था। मैंने दूसरे वाले कमरे में सोने का डिसाइड किया। सूरज उगने के साथ उठना मुझे ज्यादा भाता है। वहाँ एक ही प्रॉब्लम थी, वॉशरूम। वो केबिन के बाहर पीछे की तरफ था। केबिन के बाहर आधी रात में आकर बाथरूम यूज करना, ये ख्याल ही मुझे डरा रहा था, पर रायली को ये नॉर्मल लग रहा था। अब और कोई चारा नहीं था तो मैं शॉवर लेने चली गई। जब रायली खाना बना रही थी, हम अपने साथ सब कुछ लेके आए थे। मैंने नल घुमाया और शॉवर चल पड़ा। मैं गाने गाते हुए बालों में शैम्पू लगा रही थी कि तभी एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसे लग रहा था जैसे उस बाथरूम में मैं अकेली नहीं थी। मेरी आंखें शैम्पू में कवर्ड थी तो मैं उन्हें खोल नहीं पाई, पर फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा थका हुआ दिमाग फालतू की इमेजिनेशंस कर रहा है। मैंने अपने बाल धोने शुरू किए और जैसे ही मैंने सर के पीछे हाथ लगाया, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ किसी का हाथ है। मैंने अपना चेहरा जल्द से जल्द धोया और आसपास देखने के लिए अपनी आंखें खोली। वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने दरवाजे का लॉक चेक किया और सब कुछ ठीक था। मैंने अपने आप को आश्वासन दिया कि ये सिर्फ थकावट और मेरे मन का वहम है। जब मैं केबिन में वापस आई, मैंने देखा रायली लंच बना रही है। तो शॉवर एंजॉय किया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं एक झूठी मुस्कान दी और कहा, क्या तुम मुझे आवाज लगाने या कुछ करने आई थी? मैं? नहीं, मैं तो यहाँ खाना बना रही थी। क्यों? नहीं, मैंने अपने आप को शॉवर में डरा दिया। चिंता मत करो, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मुझे पता है वॉशरूम कुछ अजीब है, पर बहुत सारे कॉटेजेस में ऐसा ही होता है। ऑल्सो अगर रात में वहां जाने से डर लगे तो मुझे उठा देना। मैं अपने छोटी बहन का ध्यान रख सकती हूँ। चुप रहो और अपना खाना बनाओ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे डराने के लिए चिढ़ा रही थी, और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि वो कुछ नहीं था और सही यही रहेगा कि इसे जाने दूं। एक अच्छे लंच के बाद रायली और मैंने थोड़ा वॉक करने का डिसाइड किया। सूरज डूबने वाला था तो हमने हाइकिंग ट्रेल नहीं ली क्योंकि उस समय वहां से अंधेरे में वापस आना थोड़ा रिस्की होता। हम दोनों जंगल में घूम रहे थे कि तभी मेरी नजर एक टावर जैसे ढांचे पर पड़ी। वो क्या है? मैंने पॉइंट आउट किया और उस तरफ चलने लगी। रायली मेरे पीछे एक परेशान चेहरे के साथ आई। पेड़ों और झाड़ियों को पार करके हम उस टावर के पास पहुंचे। मैंने रियलाइज किया कि ये किसी की कब्र है। वो टावर एक मार्बल का एपिटाफ था जो कब्र पे बना था। हे भगवान, कोई अपने लव्ड वन को ऐसी जगह क्यों दफनाएगा? रायली ने कहा। एपिटाफ पे लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी एरन, आशा करता हूँ कि तुम अब शांति में होगी। उस लाइन के अलावा उस पे कुछ नहीं था।
ओनर ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये अच्छी बात नहीं है, मैंने उदास होते हुए कहा। चलो कोरी, अपने गेस्ट को ये बताने का कोई फायदा कि केबिन के आसपास कब्र है? मतलब तुम खुद ही सोचो, कोई भी यहाँ नहीं आना चाहेगा फिर। हाँ मतलब क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं जहाँ पास में एक कब्र है। ये बात नॉर्मल लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। वो मुझ पे बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए हंसी, पर जैसे ही मैं कब्र के सामने खड़ी हुई मेरी आंखों के सामने वो शॉवर वाली घटना आई। कुछ तो मेरे दिमाग में था जो मुझे कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ ये कैसी मरी होगी, रायली ने कहा। वो टॉमस्टोन के आसपास घूमकर इंस्पेक्ट करने लगी। सूरज आसमान में डूब रहा था और आसमान लाल और ऑरेंज हो रहा था। पक्षी अपने घोंसलों में वापस जा रहे थे और रात वाले जंगल के जानवर उठ रहे थे। एक चीज जिसे मुझे बहुत डिस्टर्ब किया वो इपिटाप का दूसरा हिस्सा था, जिस पे लिखा था, आशा करता हूँ कि अब तुम शांति में होगी। इसका क्या मतलब है? क्या एरन की लाइफ में कुछ परेशानी थी? किस तरह की परेशानी? वो जब जिंदा थी तो आराम से क्यों नहीं थी? मैं अपने ख्यालों में खो गई थी कि तभी मुझे पीछे से सरसराहट की आवाज आई। मैं रायली की तरफ मुड़ी और वो मुझ पे कूदी। बू! बहुत घटिया मजाक था रायली। मैं गुस्सा हो गई और केबिन की तरफ चलने लगी। ओके, मुझे माफ करो, तुम बिना बात के सीरियस हो रही हो। वो माफी मांगते हुए मेरे पीछे आने लगी। हम कैबिन के अंदर गए और कुछ टाइम बाद मैंने उसे माफ कर दिया। मुझे माफ करना ही पड़ा क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे उसकी माफिया इरिटेट करने लगी थी। रात में हमने ड्रिंक्स पीनी शुरू की ताकि रिलैक्स हो सके और इस कब्र के बारे में भूल जाए। ड्रंक रायली बहुत बोलती है। वो अपने एक्स के बारे में बता ही जा रही थी और क्यों उसका रिलेशनशिप खत्म हुआ। मैंने जवाब देने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था वो थोड़ी देर में अपने आप को खुद ही थका देगी। बहुत शराब पीने के बाद हम में से कोई भी सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। बेड पे जाने से पहले मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने एक टॉर्च ली और बाहर आ गई। तब तक रायली अपने बेड पे ऑलरेडी सो गई थी। मुझे डर तो लग रहा था पर मैंने उसे नहीं उठाया। जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ चलने लगी जंगल की आवाज कानों में साफ साफ आ रही थी। मैंने उल्लुओं को हुटिंग करते हुए सुना और कोयटोस को हाउल करते हुए। मैंने अपने आप को आश्वासन दिया और कहा यहाँ कुछ नहीं है। वॉशरूम के अंदर काम खत्म करने के बाद मैं वॉशरूम को बाहर से लॉक कर रही थी कि तभी मेरी आंखें पास की झाड़ियों पर पड़ी। उस धीमी चांद की रोशनी में मुझे वहाँ एक औरत खड़ी दिखी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि अंधेरा था, पर उसकी आंखें एक हाइना की तरह चमक रही थी। कौन है वहाँ? कुछ जवाब नहीं आया। रायली, क्या वहाँ तुम हो? मैं तुम्हारे मजाक से थक गई हूँ, तुम्हें पता है। उस औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और चांद की चांदनी उसकी बॉडी पर पड़ी। पहली बार मैंने देखा कि उसका पेट कितना बड़ा है। क्या बकवास है, कौन सी प्रेग्नेंट औरत इतनी रात को जंगल में घूमेगी? मैं चिल्लाई। क्या तुम ठीक हो मैम? क्या आपको मदद चाहिए? पर वो बस वहाँ खड़ी मुझे घूरते जा रही थी। मुझे याद आया कि मेरे पास टॉर्च है। मैंने अपनी जेब से निकाली और उसकी तरफ पॉइंट आउट किया। वो कहाँ गई? वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने अपनी आंखें मली और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। कंफ्यूज होके मैं केबिन में वापस आ गई। मैंने दरवाजा खोला और किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए बेड में ले गई। मैंने सोचा कि अभी सो जाती हूँ और कल रायली को इसके बारे में बताऊंगी। मुझे नहीं पता मैं कब सोई, पर अराउंड 3 बजे मुझे किसी का टच महसूस हुआ। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने अपना हाथ बेड की दूसरी तरफ रखा तो देखा वहाँ कोई लेटा हुआ है। मैंने सोचा शायद मैं शराब के नशे में रायली के कमरे में आके सो गई। वो मेरे बहुत करीब सो रही थी और मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसे धीरे से धक्का दिया ताकि वो उठ ना जाए। कि तभी मेरा हाथ उसके पेट पर लगा और मेरा हाथ पूरी तरह गीला हो गया। रायली, क्या तुमने सुसु कर दिया है? छी यार, तुम इतना क्यों पीती हो जब तुम्हारे बस की नहीं होती? ये बोलते हुए मैंने बेड साइड की लाइट जलाई और जैसे ही अपने हाथों को देखा बेड से कूद गई। मेरे हाथ घड़े खून से लटपट थे। उसकी स्मेल से मुझे उल्टी होने को हुई। मैंने बेड पर देखा एक मरी हुई औरत पड़ी है। उसका गला कटा हुआ था और उसकी वोकल कॉर्ड्स बाहर आई हुई थी। पर मैं तब बहुत ज्यादा डर गई जब मैंने उसका पेट देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक प्रेग्नेंट औरत है जो मुझे जंगल में दिखी थी। उसका पेट भी कटा हुआ था। उसके पेट से एक बच्चे का छोटा हाथ निकल के आ रहा था। मैं बता नहीं सकती कि ये पूरा दृश्य कितना भयानक था। अचानक उस औरत ने मेरी तरफ देखा और 2 बार पलक झपकी। मैं जोर से चिल्लाती हुई जमीन पर बेहोश हो गई।
हमने वो केबिन अगले दिन ही छोड़ दिया। जब रायली ने मेरी चीख सुनी तो वो मेरे कमरे में आई। उसने मुझे जमीन पे बेहोश पाया। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उस रात वहाँ क्या हुआ था, पर उस केबिन के बारे में मैंने अपनी रिसर्च की। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से भी कनेक्ट किया, ये जानने के लिए कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। जो उन्होंने बताया वो मुझे आज भी नींद में डरा देता है। बहुत साल पहले वहाँ एक कपल रहता था। वो बहुत खुश रहते थे कि तभी उसके हस्बैंड को लगा कि उसकी बीवी का अफेयर है। दर्द और फ्रस्ट्रेशन में एक रात हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार डाला। वो उस समय 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड बहुत ही नीच आदमी था। उसने सिर्फ अपने बीवी और अचन्य बच्चे को नहीं मारा, उसने उनके लिए एक टोम भी बनाया। मुझे नहीं पता कि उसका पति अभी भी जिंदा है या नहीं, पर मेरी B&B के ओनर से बहुत बहस हुई क्योंकि उसने हमें एक हॉन्टेड केबिन रेंट पे दिया। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। अगली कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और 1 मिलियन पहुंचा दो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने को बस 50,000 सब्सक्राइबर्स ही बचे हैं। आई होप ये जल्द से जल्द हो जाए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज क्या है ये जानने के लिए आप इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कर दो। अभी आज की अगली कहानी पे आते हैं। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली सोलो ट्रिप्स। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ट्रिप पे जाता हूँ। कुछ लोगों को ये अजीब लगता है, पर मुझे अकेले ट्रैवल करना खुशी देता है। मेरे लिए वो मेडिटेशन जैसा है। एक लंबे काम के वीक के बाद मैंने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। मैं हमेशा पॉकेट फ्रेंडली मैनर में ही ट्रैवल करता था और मेरा गो टू ऑप्शन B&B या होम स्टेज होता था। मेरे एक कोवर्कर ने मुझे क्रिस्टल कोस्ट के पास एक जगह सजेस्ट की। अपने सारे ऑप्शंस रिव्यू करने के बाद मैंने फाइनली एक घर जो कि बीच पे था वो सिलेक्ट किया। उसका ऑनर मैथ्यू हुडसन वहाँ अपनी बेटी के साथ रहता था। उनके पास सेम जगह पे एक और घर था। मैं पहले भी फैमिलीज के साथ रहा हूँ तो मैंने 2 बार नहीं सोचा। डेट डिसाइड हो गई और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। मैं अपने गाड़ी में बैठा और अपने लॉन्ग नीडेड ब्रेक के लिए चलने लगा। लॉन्ग राइड्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप जगह पे पहुंचने से पहले ही ट्रिप को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। व्यू देखने लायक था। एक साइड पे लंबी जंग लगी पहाड़ियाँ थी और दूसरी तरफ एक विशाल नीला समुंदर। मैं एक गैस स्टेशन पे रुका एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद GPS चलना बंद हो गया। वो खाली गैस स्टेशन एक सुनसान आइलैंड की तरह लग रहा था। एक आदमी बाहर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे और मुझे वो किसी चोर उचक्के की तरह देख रहा था। अपने गाड़ी से निकले बिना ही मैंने पूछा, क्या आप मुझे इस एड्रेस में हेल्प कर सकते हैं? उसने वो एड्रेस मेरे फोन में देखा और उसका चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराया और बहुत अजीब तरह से बोला, अगली लेफ्ट लो और फिर तुम्हारे राइट में। अच्छा, थैंक यू, मजे करना। जिस तरह वो मुझे बोला मजे करना, मुझे कुछ अजीब सा लगा। पूरे रास्ते में मैं यही सोचता रहा, शायद इस आदमी ने मुझे गलत रास्ता बताया है। पर जब मैं बीच हाउस के पास पहुंचा मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत था। वो प्रॉपर्टी जैसे ट्रैवलर्स के लिए फेरी टेल जैसी थी। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया और एक आदमी कुछ 56-57 साल का गेट की तरफ भागता हुआ आया। उसने गेट खोला और मैंने अपनी गाड़ी अंदर पार्क की। मेरे बीच हाउस में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैथ्यू हुडसन है, आपका होस्ट। थैंक यू, मुझे यहाँ जगह देने के लिए धन्यवाद। वो मुझे घर की तरफ लेके गया। वो छोटा लकड़ी का घर मुझ जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए एकदम सही था। बाहर की बालकनी सीधा बीच की तरफ खुलती थी। मैं अपना लगेज रख के ओशन में डुबकी लगाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। मिस्टर हुडसन एक वेल बिहेव्ड आदमी थे। उन्होंने मुझे घर की चाबी दी और कहा, मेरी बेटी लंच बना रही है, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं अपने लिए ऑलरेडी खाना ले चुका था, पर कर्टेसी के लिए मैंने हाँ कह दिया। वो चले गए और मैं ओशन में मजे से स्विमिंग करने लगा। मैंने इतना जिंदा आज तक फील नहीं किया है जब से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। ठंडे पानी में तैरते हुए आसमान को देख मैं एकदम खुश हो गया। मैं अपने कमरे में गया, तैयार हुआ और बाहर आ गया। मिस्टर हुडसन का घर लॉन की दूसरी तरफ था। मैंने दरवाजा खटखटाया और फिर वेट किया। दरवाजा खुला और मैं उस लड़की के सामने था जो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। यस, मिस्टर हुडसन ने मुझे इनवाइट किया है। ओह, तुम जेकब हो, प्लीज अंदर आइए, पापा बेसमेंट में है।
मेरा नाम मॉली है बाय द वे। मॉली मुझे अंदर लेके गई और किसी पोजेस्ड मेमने की तरह मैं उसके पीछे चल दिया। उसने मुझे लिविंग रूम में टेबल पर बैठाया और अपने पापा को बुलाने चली गई। हम लोगों ने लंच किया और पूरा टाइम मैं मॉली से अपनी नजर नहीं हटा पाया। मैंने भगवान को शुक्रिया किया कि मैंने ये वाला बीएनबी चूज किया। लंच के बाद मैं वापस अपनी जगह आ गया। मैंने एक छोटी सी नैप ली और मॉली के बारे में सपने ले ही रहा था कि तभी मुझे एक गोली चलने की आवाज आई। मैं बेड से उठा और पोर्च की तरफ भागा। मुझे पता था कि वो गोली हुडसन के घर में ही चली है। मैंने उन्हें देखने के लिए दरवाजा खोला कि तभी एक और गोली चली और साथ ही में एक बहुत दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आई। मेरे पैर जम गए जब मैंने रियलाइज किया कि वो मॉली है। मैं धीरे धीरे उनकी घर की तरफ गया। मेरे पास कोई गन नहीं थी। मैंने पोर्च की खिड़की से झांका और एक खूनी दृश्य पाया। हुडसन कुर्सी पर बैठे थे और उनका आधा चेहरा उड़ा हुआ था। उनका भेजा और खून पीछे की दीवार पे सब जगह फैला हुआ था। मॉली को चेयर पे बंधा हुआ था और उसके हाथ में गोली लगी थी। उसकी चोट से खून बह रहा था और वो दर्द में बहुत रो रही थी। उसके सामने दो आदमी ब्लैक मास्क पहन के खड़े थे। एक उसे धमका रहा था और दूसरा उसे रॉब कर रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें तुरंत आने को कहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं जानता हूँ, वो यही है। कहाँ है वो आदमी? मैंने उसे रास्ता बताया था। हम उस कुत्ते को भी मार देंगे और उसके भी सारे पैसे और सामान ले लेंगे। हमें बताओ कि वो कहाँ है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो। वो यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरे पापा ही है। वेल, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पापा तो बताने के लिए जिंदा नहीं रहे। हे भगवान, ये तो गैस स्टेशन वाला आदमी है। वो इस घर को पहले से ही लूटने का प्लान बना रहा था, मेरे आने की भी पहले से। और तभी इस पागल ने मुझे उस समय बोला, मजे करना। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। मैंने ग्राउंड में एक शॉवल पड़ा देखा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना, तुम यही रुको, मैं दूसरा कॉटेज चेक करके आता हूँ। शायद ये कुतिया हमें झूठ बोल रही है। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, मैं पीछे की खिड़की से घर में घुसा और दूसरे आदमी को बहुत मारा। उसे सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। मैंने फिर मॉली को खोला और चुपके से उसे ऊपर लेके गया और बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम मुझे नहीं बचा सकते। उस आदमी के पास गन है और वो मेरे पापा को पहले ही मार चुका है। वो मुझे भी मार देगा। तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, जाओ यहाँ से। पर जैसे मैंने कहा, मैं उसे पहली बार देखते ही उसे प्यार कर बैठा था और ये भी नहीं, कोई और भी उसकी जगह होता तो मैं नहीं जाता। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज घर में घुसती सुनाई दी। तुमने मेरे पार्टनर को मारा, अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। उसके भागने की आवाज ऊपर की तरफ आने लगी। मुझे पता था मैं उसे ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाऊंगा, पर मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था। हम फंस चुके थे। वो आदमी दरवाजा ठोकते हुए चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मॉली कांप रही थी और उसका खून भी बहुत बह रहा था। मुझे पता था अगर मैं उसे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले गया तो खून बहने की वजह से शायद उसकी मौत हो जाएगी। मैंने शॉवेल एक बार फिर उठाया और दरवाजे की तरफ गया। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम दरवाजा खोलने वाले हो? कभी कभी सिंपल ही अच्छा होता है और लकीली ये मेरे लिए काम कर गया। मैंने अपना शॉवेल कस के पकड़ा, अपनी पोजीशन ली और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ खड़े आदमी ने सोचा नहीं होगा कि दरवाजा खुलेगा, तो वो उस समय फायर करने के लिए रेडी नहीं था। मैंने उसे चांस नहीं दिया और उसे जोर से शॉवेल से मारा। वो जमीन पे अपने खूनी सर के साथ गिरा और गलती से उसकी गन छूट गई। मैंने उसी समय वो गन उठाई और उसकी तरफ तान के कहा, तुम हिले तो हमेशा के लिए चले जाओगे। उसके बाद क्या हुआ आप लोग गेस कर ही सकते हो। पुलिस आई और उन दोनों चोरों को अरेस्ट कर लिया। ये भी पता चला कि वो उस गैस स्टेशन का ओनर नहीं था, उसके असली ओनर का तभी मर्डर किया गया था और इन चोरों ने ही उसे भी लूटा था। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि यह आदमी मुझे पहले ही मार सकता था जब मुझे गैस स्टेशन पर मिला, पर उसने अच्छा दिमाग से खेला और यही उसे भारी पड़ गया। 2 साल हो चुके हैं, मॉली और मेरी शादी हो गई है और हम अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं शायद एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होऊंगा, पर मेरे पास एक अच्छी स्टोरी है अपने बेटे को बताने के लिए। वेल, दिस इज हाउ आई मेट योर मदर।
मेरी गर्लफ्रेंड सैली और मैं अलास्का ट्रिप पे गए जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। हम कहीं अच्छी जगह पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और चाहते भी नहीं थे। हम लोग बहुत आउटडोर टाइप के लोग थे और हॉस्टल के छोटे कमरों में 4 साल बिताने के बाद तो हमें जंगलों में जाना बहुत ही पसंद था। हमने पहले सस्ते रिसोर्ट्स ढूंढने की कोशिश की, पर बाद में पहाड़ों में एक छोटा बेड एंड ब्रेकफास्ट ही रेंट किया जहां से हम आसानी से हाइकिंग ट्रेल्स पे जा सकते थे। बुकिंग वेबसाइट पे होस्ट की छोटी फैमिली थी जिसमें एक मम्मी, थोड़े मोटे पापा और 2 जवान एडल्ट लड़के थे जो एक लकड़ी के केबिन के सामने पोज कर रहे थे। वहां रहना बहुत रिसोर्ट से सस्ता था जो हमने देखा, और क्योंकि होस्ट पहाड़ों के बीचों बीच रहते थे हम उनसे मदद मांग सकते थे अगर हमें ट्रेल पे कोई दिक्कत होती, तो अच्छी डील ही लग रही थी। जल्दी ही एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने पहाड़ पे जाने के लिए एक कैब बुक की जहाँ केबिन था और जहाँ से बाकी के रास्ते की हाइक थी। हमें एक धुंधली सी गंदी पगडंडी को फॉलो करना था जो हमें ऊपर पहाड़ों में घने बर्फ से बाहर जंगलों में से होते हुए ले जाती। बर्फ गिरने के वजह से रास्ता समझने में मुश्किल ही हो रही थी, पर हम किसी तरह केबिन तक पहुंच गए जब सूरज बस डूबने ही वाला था। जितना हम हाइक पे जाते हुए दृश्य को सराह रहे थे, जब तक हम पहुंचे हम बहुत ज्यादा हाफ रहे थे और थक चुके थे। मैंने केबिन के दरवाजे पे नॉक किया जब मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी सांस में सांस ली और हमने होस्ट के जवाब देने का वेट किया। करीब 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला और हमने 2 बड़े बेटे देखे जो केबिन के सामने पोज कर रहे थे। उन्होंने वेबसाइट वाली फोटो से ज्यादा खराब कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पे झुर्रियां थी जो पहले नहीं थी और वो पहले से कमजोर भी दिख रहे थे, पर फिर भी उन दोनों ने हमें अच्छे से वेलकम किया और हमारे लिए गर्म कॉफी बनाई, ये देख के कि हम कितने थके हुए थे। बड़े भाई ने अपने आप को रिक नाम से इंट्रोड्यूस किया और छोटे वाले ने डैन। वो हमें एक बड़े डाइनिंग हॉल में लेके गए जहाँ पे एक फायरप्लेस थी और ऊपर एक पॉट लटक रहा था। आप लोग टाइम पे आए हैं, रिक ने हमें कहा। हमने बस डिनर बनाया है, आप लोग खाएंगे? हाँ जरूर, सैली ने कहा। मेनू में क्या है? डैन ने आराम से फायरप्लेस के ऊपर से पॉट उठाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बियर स्ट्यू। हमने कुछ दिन पहले इसे अपने हाथों से शिकार किया था। आप दोनों ने पहले कभी मीट खाया है? मैं नहीं कह सकता कि खाया है, मैंने उन्हें बताया, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं भी, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा। हम चारों साथ में बैठे और हमने मेरी जिंदगी का सबसे डिलीशियस खाना खाया। हम लोगों ने खाना खाते हुए बातें की और फिर फैमिली का टॉपिक आया। जब हमने उनसे पूछा कि उनके पेरेंट्स कहाँ है, उन्होंने बताया कि वो पास के शहर में रह रहे हैं। एक मौसम के बाहर बर्फीला तूफान आ गया था। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है। तब उन्होंने तय किया कि उनके लिए जंगल में रहना ठीक नहीं है। रिक ने कहा कि हम बहुत लकी है कि तूफान अभी बस थमा ही है और हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर हम कुछ दिन पहले आते तो सिर्फ बर्फ और हवा ही मिलती। जब डिनर खत्म हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने होस्ट को डिनर के लिए कॉम्प्लीमेंट किया और फिर ऊपर रेस्ट करने के लिए बेडरूम में चले गए। ये कितने अच्छे लोग हैं, है ना? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा जब हम एक दूसरे के बाहों में थे। हाँ, ये अच्छे लोग लगते हैं। उनके पेरेंट्स ऐसे केयरिंग बच्चे पाके कितना लकी है। हाँ, सही कह रही हो। आई होप हमारी भी ऐसे ही बच्चे हो। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। रुको, क्या? तब उसने मुझ पे बॉम्ब गिराया। वो प्रेग्नेंट थी। वो इसे सरप्राइज देना चाहती थी और हाँ, वो एक सरप्राइज ही था। मैं ये न्यूज़ सुन के चौंक गया था, पर सेम टाइम पे मैं पापा बनने के लिए खुश भी था। हम लोगों ने पूरी रात अपने बच्चे का नाम सोचने में निकाल दी और फिर सो गए। मेरी आधी रात में नींद खुली तो सुना डैन और रिक किसी बात पे बहस कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो हमारे बेडरूम के बाहर ही बहस कर रहे थे और किसी वजह से मैं उनकी आधी अधूरी बात ही सुन पा रहा था। नहीं, हम नहीं कर सकते। मुझे रिक की आवाज, वो बस एक बार की बात थी। हम फिर से करने का रिस्क नहीं ले सकते। चलो ना, डैन ने जवाब दिया। मन तो तुम्हारा भी कर रहा है, नहीं? मैंने बाकी की बात सुनने में ध्यान नहीं दिया। वो शायद अपनी कुछ भाइयों वाली बातों पे लड़ रहे होंगे, तो मैं वापस सो गया। अगले दिन उठ के मैंने पहाड़ों में हाइक करने का सोचा। मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ आना चाहती थी, पर वो थकी थकी सी लग रही थी और मैं वैसे भी अपने होने वाले बच्चे के लिए चिंतित था, तो मैंने उसे केबिन में कुछ देर रुकने के लिए कहा। उसने भी हाँ कह दिया और हम दोनों ने रिक और डैन के साथ ब्रेकफास्ट किया। फिर मैं हाइक के लिए निकल गया। हम सब ने उस दिन का बचा स्ट्यू खाया।
हम सब ने माना कि बियर का मीट बहुत अच्छा होता है। फिर मैं बाहर के नज़ारे देखने के लिए हाइक पे निकल गया। मैंने सुंदर दृश्य को एंजॉय करने का बहुत ट्राई किया, पर मेरा दिमाग मेरी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड पे अटका हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि जब मैं बाहर हूँ और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं रहूँगा। मैं किस तरह का आदमी होऊंगा अगर मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ के साथ नहीं रह पाया जब उसे मेरी ज़रूरत थी। बाद में मैंने डिसाइड किया कि बेस्ट यही रहेगा कि मैं केबिन पे अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला जाऊँ और फिर से हाइक पे आऊँ जब वो बेटर फील करेगी। जब मैं केबिन में वापस पहुँचा, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वापस आने का सरप्राइज देना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने मुझे एक रात पहले सरप्राइज किया था। बल्कि मैं सरप्राइज और शॉक्ड हो गया जो मैंने देखा। जिस डाइनिंग टेबल पर मैं सुबह खा रहा था, उसी टेबल पर मेरी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और उसे पेट से बाहर काटा गया था। रिक और डैन वहाँ बूचर नाइफ्स के साथ खड़े हुए थे जो उन्होंने उसकी बॉडी को काटने के लिए पकड़ी हुई थी, जैसे कि वो कोई कॉमन फार्म एनिमल हो। और इस समय उनके चेहरों पे से लार टपक रही थी, जैसे कोई कुत्ता अपना मीट देख रहा हो जिसे वो खा नहीं पा रहा। डैन ने कुछ पिंक और छोटा सा उसके पेट से काटा और आग की तरफ गया। जैसे ही उसने पॉट का लीड खोला, वो डालने के लिए खोला जो आग के ऊपर लटक रहा था। मुझे बहुत गंदा लगा ये जानकर कि वो क्या था। वो 3 महीने का मेरा बच्चा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बच्चे को खाने का सोच रहे थे, उसी पॉट में जो उन्होंने हमारे खाने के लिए उस दिन इस्तेमाल किया था। मैं वो और नहीं देख सकता था। मैं भाग गया और पगडंडी के पास के शहर में पहुंचा जहां मैंने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने केबिन को रेड किया, उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड की कटी हुई बॉडी फ्रीजर में से मिली। वहां पर सिर्फ वो ही नहीं थी, उसके साथ ही उसी तरह से कटी हुई रिक और डैन के पेरेंट्स की भी बॉडीज थी। जो मीट उन्होंने हमें सर्व किया था वो बियर का नहीं था, वो उनके पेरेंट्स का मांस था जिनको उन्होंने तूफान आने पर भूख के मारे मार दिया था हमारे पहुंचने के कुछ दिन पहले। रिक और डैन का कुछ अता पता नहीं था। शायद मैं हाइक से वापस नहीं आया तो वो डर गए होंगे। आज भी मैं सोचता हूँ कि वो अभी भी बाहर कहीं अपनी अजीब भूख मिटा रहे होंगे।